हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे द साइकोलॉजी ऑफ मनी का चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता अपने समय पर नियंत्रण पाना संपत्ति द्वारा प्रदान किया जाने वाला सबसे बड़ा लाभांश है। समृद्धि का उच्चतम रूप से हर सुबह उठकर यह कहने की एक क्षमता है, आज मैं जो चाहूं वह कर सकता हूं। लोग खुशी पाने के लिए धनवान बनना चाहते हैं। सुख एक जटिल विषय है क्योंकि सभी एक दूसरे से भिन्न हैं, लेकिन सुख का हर कोई सहविभाजक है। आनंद का एक सर्वव्यापी ईंधन वह यह है कि लोग अपने जीवन पर नियंत्रण पाना चाहते हैं। आप क्या करना चाहते हैं, कब और किसके साथ और कितने समय तक, ऐसा कर पाने की अक्षमता अमूल्य है। यह सबसे बड़ा लाभांश है जो संपत्ति से मिलता है। एगन्स कैंपबेल मिशिगन विश्वविद्यालय में एक मनोविज्ञानी थे। उन्होंने 1910 में वे जन्मे और उन्होंने उस समय अनुसंधान किया जब मनोविज्ञान प्रभावशाली रूप से उन विकारों पर केंद्रित हुआ करता था जो लोगों की धाराशायी कर देते हैं, जैसे डिप्रेशन, स्किज़ोफ्रेनिया, उत्कंठा। कैंपबेल जानते थे कि लोगों को किससे खुशी मिलती है। 1981 में छपी उनकी किताब द सेंस ऑफ वेलबींग इन अमेरिका यह कहते हुए शुरू होती है कि जितना बहुत से मनोवैज्ञानिक मानते हैं, आमतौर पर लोग जीवन में उससे ज्यादा खुश रहते हैं, लेकिन कुछ स्पष्ट रूप से अन्यों से बेहतर नजर आ रहे हैं और आप उन्हें आवश्यक रूप से आय, भूगोल और शिक्षा के आधार पर वर्गीकृत नहीं कर सकते, क्योंकि इन सभी वर्गों में बहुत से लोग बहुत दुखी पाए जाते हैं। सुख का सबसे शक्तिशाली सहविभाजक सरल था, कैंपबेल ने खुलासा किया। अपने जीवन पर नियंत्रण की एक गहन अनुभूति सुख की सकारात्मक भावनाओं का अधिक विश्वसनीय पूर्ण अनुमान करता बजाय जीवन की उन वस्तुनिष्ठ शर्तों के पर जिसने हमने गौर किया है। अपने वेतन से अधिक, आपके घर के आकार से अधिक, आपके काम की प्रतिष्ठा से अधिक आप क्या करना चाहते हैं, कब, किन लोगों के साथ। इस समय पर नियंत्रण सबसे बड़ा प्रभावशाली चर है जो लोग सुख प्रदान करता है। संपत्ति का सबसे बड़ा आंतरिक मूल्य जो इससे अधिक बयान नहीं किया जा सकता, आपको आपके समय पर नियंत्रण प्रदान करने की क्षमता है। थोड़ा थोड़ा करके स्वतंत्रता और स्वायत्ता का एक स्तर प्राप्त करना जो अविरत संपत्ति से मिलता है, जो आपको इस बात पर अधिक नियंत्रण देता है कि आप क्या कर सकते हैं और कब। संपत्ति की एक छोटी सी राशि का मतलब है कि उन दिनों के लिए काम से छुट्टी लेने की क्षमता जब आप बीमार हो, बिना अपना बैंक खाली किए। थोड़ी और राशि का मतलब है नौकरी गंवा देने के बाद एक अच्छी नौकरी हाथ लगने की प्रतीक्षा करना, बजाय इसके कि सामने वाले अपनी पहली नौकरी लेनी पड़े। यह जिंदगी बदल सकता है। 6 महीने के आपाती खर्च का मतलब है अपने बॉस से डर कर न रहना, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आपको कुछ समय के लिए नौकरी छोड़नी पड़ी तो आप बर्बाद नहीं होंगे। इससे अधिक संपत्ति का मतलब है कम वेतन लेकिन न्यून कार्य समय वाली सरकार नौकरी चुनने की क्षमता, शायद जिसमें ऑफिस आने जाने में कम समय लगता हो, या फिर किसी मेडिकल इमरजेंसी से निपटने की क्षमता बिना इस बात की चिंता किए कि आप इसका खर्च कैसे चुकाएंगे। या फिर सेवानिवृत्त होना जब आप चाहते हो कि आपको सेवानिवृत्त होना पड़े। आपकी संपत्ति को समय और विकल्पों को खरीदने के लिए प्रयोग करने का जो जीवन शैली लाभ है, उसका मुकाबला शायद ही कुछ विलास वस्तुएं कर सकती हैं। अपने कॉलेज के दिनों में मैं एक निवेशकर्ता बैंकर बनना चाहता था। कारण सिर्फ एक था, वे पैसा बहुत कमाते हैं। बस यही एक प्रबल प्रेरणा थी और मुझे 100% विश्वास था कि मैं यह पा लूंगा और मैं खुश हो जाऊंगा। अपने जूनियर वर्ष में लॉस एंजलिस के एक विनिवेशक बैंक में मैंने एक समर इंटर्नशिप प्राप्त कर ली और मुझे लगा कि मानो मेरे करियर में लॉटरी लग गई। यही तो मैं हमेशा से चाहता था। अपने पहले ही दिन में जान गया कि निवेशकर्ता बैंकर इतना पैसे कैसे कमाते हैं। जितना मुझे लगता था कि मनुष्य झेल सकता है, उससे कहीं ज्यादा लंबे और नियंत्रित समय के लिए काम करते हैं। वास्तव में अधिकतर लोग यह नहीं झेल सकते।
आधी रात से पहले घर जाना विलासिता समझा जाता था और ऑफिस में यह कहावत थी, यदि आप शनिवार को काम पर नहीं आते तो रविवार को लौट कर आने की जरूरत नहीं है। यह नौकरी बौद्धिक रूप से उत्तेजक थी, वेतन भी अच्छा देती थी और मुझे महत्वपूर्ण होने का एहसास भी कराती थी। लेकिन मेरे इस समय का हर एक क्षण मेरे बॉस की मांगों का गुलाम बनकर रह गया था और जो इसे मेरे जीवन का सबसे दुखी अनुभव बनाने के लिए काफी था। इंटर्नशिप 4 महीने की थी, मैं सिर्फ 1 महीने टिक पाया। यहाँ सबसे कठिन बात यह थी कि मुझे यह काम बहुत पसंद था और मैं कड़ी मेहनत भी करना चाहता था, लेकिन जो आपको इतना पसंद हो उसे एक ऐसे शेड्यूल के अनुसार करना चाहिए जिस पर आपका कोई नियंत्रण ना हो। वह ठीक वैसा ही महसूस हो सकता है जैसे कोई ऐसा काम करना जो आपको एकदम नापसंद हो। इस भावना का एक नाम है, मनोवैज्ञानिक इसे प्रतिघात कहते हैं। पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के एक मार्केटिंग ऑफिसर जॉन बर्जर ने इसे एक प्रकार संक्षिप्त किया। लोग यह महसूस करना पसंद करते हैं कि नियंत्रण उनके हाथ में है, वे चालक की गद्दी पर हैं। जब हम उनसे कुछ करवाने का प्रयास करते हैं तो वे असक्षमता का अनुभव करते हैं। यह महसूस करने की बजाय उन्होंने खुद कोई विकल्प चुना। उन्हें लगता है कि हमने उनके लिए चुनाव किया तो वे या तो ना कह देते हैं या फिर कुछ और करते हैं। तब भी अगर मौलिक रूप से उन्हें खुशी खुशी वही विकल्प चुना होता। जब आप यह मान लेते हैं कि यह कथन कितना सच है, आप समझ सकते हैं कि संपत्ति का ऐसे जीवन के साथ संरेखण करने में अद्भुत प्रतिफल मिलता है, जिसमें आप वह कर सके जो आप चाहें और जब आप चाहें, जिसके साथ चाहें, जहां आप चाहें और जब तक आप चाहें। एक सफल उद्योगपति डेरेक सीवर्स ने एक बार एक मित्र के बारे में लिखा जिसने उनसे उनके धनवान बनने की कहानी के बारे में पूछा था। मैनहट्टन में मेरे एक पास नौकरी थी जिसे मैं $20,000 प्रति वर्ष कमाता था, लगभग न्यूनतम मजदूरी। न मैंने कभी बाहर खाना खाया, न ही कभी टैक्सी में बैठा। मेरे रहन सहन का कुल खर्च $1,000 प्रति माह था और मेरी मासिक आय $1,800 थी। मैंने 2 साल तक यह नौकरी की और $12,000 बचाए। तब मैं 22 वर्ष का था। जब मेरे पास $12,000 थे तो मैं अपनी नौकरी छोड़कर पूरे समय के लिए संगीतज्ञ बन सकता था। मैं जानता था कि हर महीने मुझे कुछ काम मिल जाएगा जिससे मेरे रहन सहन का खर्चा निकल जाएगा, इसलिए मैं आजाद था। मैंने 1 महीने बाद अपनी नौकरी छोड़ दी और फिर कभी दोबारा नौकरी नहीं की। जब मैंने अपने दोस्त को यह कहानी सुनाई, उसने पूछा आगे क्या हुआ। मैंने कहा नहीं, कहानी बस इतनी है। उसने कहा नहीं, जब तुमने अपनी कंपनी बेची उसके बाद क्या हुआ। मैंने कहा उससे मेरी जिंदगी में कुछ खास बदलाव नहीं आया। उससे बस मेरे बैंक में अधिक राशि आई। बदलाव आया जब मैं 22 वर्ष का था। विश्व के इतिहास में यूनाइटेड स्टेट्स सबसे समृद्ध राष्ट्र है, लेकिन ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि यहाँ के नागरिक औसतन 1950 की तुलना में अधिक खुश हैं, जब समृद्धि और आय काफी कम थी। मध्य स्तर पर भी मुद्रास्फीति के अनुसार समायोजित होने के बाद 2019 में 140 देशों में 1.5 लाख लोगों पर किए गए एक गैल्प सर्वेक्षण में पाया कि 45% अमेरिकी नागरिकों ने कहा कि उन्होंने पिछले दिन काफी चिंता का अनुभव किया। वैश्विक औसत 39% था। 55% अमेरिकी नागरिकों ने कहा कि उन्होंने पिछले दिन काफी तनाव का अनुभव किया। बाकी विषयों के लिए 35% ने ऐसा कहा। जो यहाँ देखा गया कि उसका एक बड़ा कारण यह है कि हमने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा बड़ी और बेहतर वस्तुएं खरीदने में लगा दिया है, लेकिन साथ ही हमने अपने समय पर अधिक नियंत्रण भी गंवा दिया है और ये दोनों ही उत्तम रूप से एक दूसरे को रद्द कर देते हैं। 1955 में मुद्रास्फीति से समायोजित होकर मध्यस्थ पारिवारिक आय $29,000 थी और 2019 में यह $62,000 से अधिक थी। हमने उस संपत्ति का एक ऐसा जीवन जीने के लिए इस्तेमाल किया जिसकी 1950 के दशक में कोई मध्यस्थ परिवार भी कल्पना नहीं कर सकता था। एक मध्यस्थ अमेरिकी घर 1950 में 983 वर्ग फुट से 2018 में 2,436 वर्ग फुट का हो चुका है। एक औसतन अमेरिकी घर में अब रहने वालों की संख्या से ज्यादा
गुसल खाने हैं, हमारी सरकारें अधिक तेज और सुगढ़ हैं, हमारे टीवी शो अधिक सस्ते और स्पष्ट हैं। लेकिन हमारे समय के साथ जो हुआ है वह प्रगति के साथ ऐसा नहीं दिखाई पड़ता, और इसका कारण काफी हद तक हम में से अधिकांश लोगों के रोजगार का स्वभाव है। जॉन डी रॉकफेलर अपने समय के सबसे सफल उद्योगपतियों में से एक थे। साथ ही वे एकांतवासी भी थे और अपना अधिकतर समय अकेले बिताना पसंद करते थे। वे बहुत कम काम करते, जानबूझकर खुद को दुर्गम बनाए रखते, और जब किसी की ओर उनका ध्यान जाता तो वो तब भी वो चुप रहते। एक रिफाइनरी कर्मचारी जो कभी कभार उनकी बात सुनता था, उसने एक बार बताया, वे बाकी सबको बात करने देते हैं और खुद बस बैठे रहते हैं और कुछ नहीं कहते। जब बैठकों में उनसे उनकी खामोशी के बारे में पूछा जाता तो रॉकफेलर अक्सर यह कविता पढ़कर सुनाते थे। एक बुद्धिमान एक बूढ़ा उल्लू रहता था बलूत के पेड़ पर, जितना ज्यादा वह देखता था उतना ही कम बोलता, जितना कम वह बोलता उतना ही ज्यादा सुनता, और हम सब उल्लू के जैसे क्यों नहीं आखिर। रॉकफेलर काफी अजीब थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ पता लगाया जो अब लाखों करोड़ों कर्मियों पर लागू होता है। रॉकफेलर का काम कुएं खोदना, रेलगाड़ियों में सामान भरना या बैरल ढोना नहीं था, उनका काम सोचना और अच्छे निर्णय लेना था। रॉकफेलर का उत्पाद उनका पर्दे वह नहीं था जो वह अपने हाथों या फिर अपने शब्दों से करते थे, उनका उत्पाद वह था जिसे वे अपने मस्तिष्क में सोचा करते थे। इसलिए वे अपना अधिकांश समय और ऊर्जा वहीं लगाते थे। दिन भर चुपचाप बैठे रहना भले ही अधिकतर लोगों को आराम जैसा दिखता हो, लेकिन इस समय में वे लगातार अपने मस्तिष्क में काम पर लगे रहते थे और समस्याओं के समाधान ढूंढते रहते थे। यह उनके समय में अद्वितीय था। रॉकफेलर के समय में लगभग सभी काम हाथ से किए जाते थे। 1870 में अर्थशास्त्री रॉबर्ट गार्डन के अनुसार 46% रोजगार कृषि संबंधी था और 35% शिल्प और निर्माण संबंधी। कुछ व्यवसाय कर्मी के मस्तिष्क पर निर्भर करते थे। आप सोचते नहीं थे अब आप मजदूरी क्या करते थे, बिना अवरोध के आपका काम प्रत्यक्ष भौतिक हुआ करता था। आज यह पलट चुका है। अब 38% रोजगार प्रबंधकों और अधिकारियों और व्यवसायी के रूप में पदांकित है। ये कार्य है। अन्य 41% सेवा कार्य हैं जो अक्सर आपको आपके विचारों पर उतना ही निर्भर करते हैं जितना आपके काम पर। हम में से अधिकतर के पास ऐसा रोजगार है जो 1950 के किसी उत्पादन कर्मी के बजाय रॉकफेलर के काम से अधिक मेल खाता है, जिसका मतलब यह है कि हमारा दिन फैक्ट्री से निकलने के बाद खत्म नहीं होता। हम लगातार अपने दिमाग में काम पर लगे रहते हैं, जिसके कारण ऐसा लगता है कि काम कभी खत्म ही नहीं होता। अगर आपका काम कार निर्माण का है, तब आप असेंबली लाइन में न हो, आप कुछ अधिक नहीं कर सकते। आप काम से अलग होकर अपने उपकरण फैक्ट्री में छोड़कर जा सकते हैं, लेकिन अगर आपका काम एक मार्केटिंग अभियान बनाने का है, एक विचार आधारित और निर्णय कार्य है, आपका उपकरण आपका मस्तिष्क है जो आपको कभी नहीं छोड़ता। आप आवाजाही के समय, खाना खाते समय, अपने बच्चों को सुलाते समय और वे आकुल होकर सुबह 3 बजे नींद से जगने के बाद अपने प्रोजेक्ट के बारे में सोचते रहे होंगे। आप शायद 1950 के मुकाबले कम घंटों के लिए काम कर रहे हो, लेकिन लगता यह है कि आप 24 घंटे काम कर रहे हैं। द एटलांटिक के डेरेक थॉमसन ने एक बार इसे कुछ इस तरह प्रकाशित किया था कि अगर 21वीं सदी का ऑपरेटिंग उपकरण एक संवहन यंत्र है तो इसका मतलब यह है कि आधुनिक फैक्ट्री जैसी कोई जगह ही नहीं है। यह अपने आप में पूरा दिन ही है। कंप्यूटर युग ने उत्पादकता के उपकरणों को ऑफिस से रिहा कर दिया। अधिकतर ज्ञान कार्यकर्ता जिनके लैपटॉप और स्मार्टफोन मीडिया मार्केटिंग मशीनें हैं, वे सैद्धांतिक रूप से अपने ऑफिस में दोपहर के 2 बजे भी उतने ही उत्पादक हो सकते हैं जितना टोक्यो न्यूयॉर्क में सुबह के 2 बजे या फिर आधी रात पर सोफे पर। पिछली पीढ़ियों की तुलना में अपने समय पर नियंत्रण से हो चला है, और चूंकि समय पर नियंत्रण खुशी होने के लिए मुख्य रूप से प्रभावकारी है, इस बात से हैरानी नहीं होनी चाहिए कि लोग पहले के मुकाबले अधिक समृद्ध होने के बावजूद ज्यादा खुश महसूस नहीं करते। इसके लिए हम आखिर करें तो क्या करें? इस समस्या का कोई आसान समाधान नहीं है, क्योंकि हर कोई एक दूसरे से अलग है। इसके लिए पहला कदम यह समझना है कि लगभग सभी को
किससे खुशी मिलती है और किससे नहीं। जरा वैज्ञानिक कार्ल पिमलेर ने अपनी किताब 30 लेसन्स फॉर लिविंग में एक बार 1000 वृद्ध अमेरिकियों का इंटरव्यू किया, वह यह जानने के लिए कि उनके दशकों के अनुभव में सबसे महत्वपूर्ण सबक क्या है। एक ने भी 1000 में से किसी एक ने भी यह नहीं कहा कि सुखी होने के लिए आपको उतनी कड़ी मेहनत करनी चाहिए जितनी आप कर सके, ताकि आप पैसा कमा सके जिससे आप वह सब खरीद सके जो आप चाहते हैं। एक ने भी 1000 में से किसी ने यह भी नहीं कहा कि कम से कम अपने इर्द गिर्द के लोगों जितना समृद्ध होना महत्वपूर्ण है, या फिर अगर आपके पास उनसे अधिक है तो आप वस्तुतः सफल हैं। एक ने भी 1000 में से किसी एक ने यह भी नहीं कहा कि आपको अपना रोजगार अपने भविष्य वांछित उपार्जन क्षमता के आधार पर चुनना चाहिए। उन्होंने जिन बातों को महत्व दिया था कि वे घनिष्ठ मित्रता, खुद से बड़े उद्देश्य का हिस्सा होना, अपने बच्चों के साथ बढ़िया समय बिताना, आपके बच्चे आपका पैसा नहीं चाहते जितना वे आपको चाहते हैं, खास तौर से वे चाहते हैं आप उनके साथ हों, पिमलेर ने लिखा। आज हमने पढ़ा द साइकोलॉजी ऑफ मनी का चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम था स्वतंत्रता। इसमें लेखक ने बताया कि पैसा हम किस लिए कमाना चाहते हैं, ताकि हम अपने समय पर स्वतंत्रता आधिकारिक रूप से प्राप्त कर सकें। स्वतंत्रता का मतलब उसने यह बताया कि भाई जैसे हम अगर हम पैसा कमा पाएंगे तो हमारा समय अपने कंट्रोल में ज्यादा रहेगा, ताकि हम जहाँ पे भी जा सके अपनी मर्जी से जा सके, किसी के अधीन ना हो। तो उनके कहने का मतलब ये था। आपने मुझे इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको किसी भी चीज़ की आपको मुझे ठीक करना चाहते हैं या फिर मुझे सुझाव देना चाहते हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो।